हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मुझ पे बहुत सारे ईमेल्स और कमेंट्स आते हैं कि आप जो है बताइए हमें आगे क्या करना है जब फर्स्ट आईवीएफ जो है फेल हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ की और ख़ासकर उन लोगों की जिनका फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया है। तो आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे कैसे आपको सब कुछ करना चाहिए, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आपका आईवीएफ जो है फेल हो जाता है तो आप डॉक्टर से एक बार पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आईवीएफ फेल हुआ। बट ज़्यादातर और केसेस में जो है डॉक्टर्स नहीं बता पाते हैं कि रीज़न क्या रहा था, क्योंकि एक्चुअली कोई भी नहीं बता सकता कि क्या रीज़न रहा था, कि आईवीएफ फेल होने का क्या रीज़न है। तो देखिए, मैं अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो आईवीएफ जो फेल होता है उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न होता है एम्ब्रियो में आपकी कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है और इसका आपको पता नहीं लग सकता। तो इसलिए ये रीज़न जो है सबसे कॉमन है और सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके एम्ब्रियो में ही कुछ फॉल्ट था और उस वजह से आगे चल के कई बार उस टाइम पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन आगे चलकर 1-2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो है मिसकैरेज हो जाता है। तो वो जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होता है एम्ब्रियो में। तो उसको टेस्ट करने के लिए एक पीजीटी होता है, यानी कि टेस्ट होता है। उसमें हम एम्ब्रियो का जो है पहले से ही देख लेते हैं कि उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, उसके बाद जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये टेस्ट उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी होता है जिनके फैमिली में ऐसा कोई केस रहा हो या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कि उनके किसी फैमिली में ऐसा कुछ रहा हो जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट हुआ हो किसी बेबी में, या फिर उनके जो है बार बार आईवीएफ वगैरह फेल हो रहे हों, तो उसमें जो है डॉक्टर पीजीटी की सलाह देते हैं। तो अगर आपको साथ ऐसा कोई कुछ भी प्रॉब्लम है कि आईवीएफ बहुत बार फेल हो गए हैं या फिर आपको कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, तो फिर आपको ये पीजीटी ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो उससे आपकी जो है एम्ब्रियो का पता लग जाता है कि एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं है। तो अगर जेनेटिक डिफेक्ट होता है तो डॉक्टर्स जो है आपको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आपका जो है आईवीएफ होता है। और अगर उसमें जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होता है तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आपकी एक टेंशन और एक बहुत बड़ा रीज़न जो है रूल आउट हो जाता है कि आपका जो है मिसकैरेज नहीं होगा या फिर नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। इसके अलावा कुछ बाकी फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक ना बनना या फिर आपकी रिसेप्टिविटी ठीक ना होना। तो ये सब रीज़न्स भी रहते हैं। तो जब आपका फर्स्ट आईवीएफ जो है फेल हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशंस ऐसे ले सकते हैं हम, जिससे कि आपको सेकंड आईवीएफ में आपकी पॉसिबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए आपके चांसेस पॉजिटिव होने के। तो सबसे पहले आपको जो अपनी तरफ से आपको जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो मैं अभी बता रही हूँ। उसके बाद जो डॉक्टर्स जो कर सकते हैं वो, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर जो है ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में सबसे ज़्यादा जो है आपके हाथ में कंट्रोल जिस चीज़ का है वो आपकी डाइट का और लाइफस्टाइल का है। तो सबसे पहले आपको डाइट आपको बिल्कुल प्रॉपर लेनी है। जब तक आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं होता, मैंने बहुत बार ये बताया है, उसमें डाइट अलग होती है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आपकी डाइट अलग होती है। क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आपको गर्म तासीर की चीज़ें कम कर देनी होती हैं, जबकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने से पहले आप गर्म तासीर की चीज़ें भी ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो आपको ये सब ज़रूर करना है। कुछ 3 मोटी-मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एक तो डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और हाई फाइबर डाइट लेनी है। और दूसरा आपको जो है प्राणायाम ज़रूर करना है। ये सारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले की मैं बता रही हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने से पहले आपको ये सब करना है। प्राणायाम ज़रूर करना है, अनुलोम-विलोम 10 मिनट और 10 मिनट कपालभाति, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। इससे आपकी जो है बॉडी में जो आपकी लाइनिंग है वो अच्छी बनेगी, आपके एग की क्वालिटी जो है अच्छी बनेगी। और अगर आपके जो है एग ऑलरेडी जो है आपके एम्ब्रियो बने हुए हैं, तब भी आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स जो है वो अच्छे बनते हैं और आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग की रिसेप्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है अगर आप ये सब करते हैं, यानी कि डाइट और प्राणायाम। और इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें बंद कर देनी है, जैसे कि आपको बाहर का खाना पहले ही बंद कर देना है। ज़्यादातर लोगों को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मना किया जाता है, बट मैं आपको सलाह देना चाहूँगी क्योंकि आपका फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है फेल हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन थोड़े लेने पड़ेंगे कि आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। जिस खाने में एजिनोमोटो हो वो भी आपको नहीं बनाना, क्योंकि कई लोग क्या होता है घर पे खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चाय कॉफ़ी कम कर देनी है, बाहर का खाना कम कर देना है, एजिनोमोटो वाला खाना आपको जो है कम कर देना है। ज़्यादा जिसमें ट्रांस फैट होता है आपको वो बंद कर देना है, जैसे कि
बाहर के खाने में ही मेनली ट्रांसफेट होता है। आपको पेप्सी वगैरह जो होती हैं, हमको ये बंद कर देनी है। आप जब भी आप पानी पिएँगे, आपको स्टील के कंटेनर में जो है पानी पीना चाहिए। प्लास्टिक की जितना कम हो सके उतना कम आप यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक की टेंडेंसी रहती है कि वो पानी में जो है घुल जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सीड साइकिल भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसको मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन ये आपको सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले-पहले करना है, और जब आपकी दवाइयाँ स्टार्ट नहीं हो जाती। एक बार आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती है, तब आपको कोई भी सीड साइकिल या फिर कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं यूज़ करना है। ये मैं आपको बार-बार बताती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको बताएँगे आप ये खा लो तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, आप ये खा लो। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि आईवीएफ वालों के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि आईवीएफ जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनकी एक बार दवाइयाँ स्टार्ट होने के बाद आपको कोई घरेलू नुस्खा नहीं अपनाना है। जैसे कि कुछ लोग बोल देते हैं कि आप ये वाली सीड्स खा लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये वाले खा लो। तो देखिए, आपको हार्मोन्स वो ऑलरेडी दे रहे होते हैं, तो आपको अलग से सीड लेने की या अलग से सीड साइकिल करने की, अलग से कोई ऐसी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती है हार्मोन्स के लिए। लेकिन हाँ, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको संतुलित आहार लेना है, यानी कि आपको बिल्कुल न्यूट्रिशियस चीज़ें लेनी है, लेकिन अलग से कुछ भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। जैसे कोई जड़ी बूटी खा ली, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले लेंगे साथ में, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो आपको कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि आपका जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, और एलोपैथिक के साथ आप होम्योपैथिक को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतने सारे सप्लीमेंट्स और हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपको सप्लीमेंट अलग से नहीं लेना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं शतावरी ले सकते हैं क्या हम, या फिर कोई और सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देते हैं, उसमें सप्लीमेंट्स ऑलरेडी होते हैं, तो आपको डॉक्टर्स की दवाइयाँ टाइम से लेनी है, बिल्कुल एक भी दिन आपको मिस नहीं करनी है। इसके अलावा आपको जो मैंने आपको बताया है कि डाइट का मैंने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं, आप डाइट वाली मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले कौन-सी डाइट खानी चाहिए, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको कौन-सी डाइट खानी चाहिए। तो आपको ये सब करना है अपनी तरफ से। इसके अलावा आप जो है मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत इफ़ेक्ट होता है, इससे आपकी जो है यूट्रस की रिसेप्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि देखिए हम सब चीज़ कर लेते हैं, बस एक ये चीज़ है जो आपकी नेगेटिव जाती है, यानी कि ये इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं आता, मेरे चैनल पर गाइडेड मेडिटेशन भी है, आप उसको लगाकर सिर्फ सुनना है, और लंबी सांसें लेनी है, यानी कि गहरी सांसें लेनी है। जितना आप लंबी सांसें दिन में लेंगे, आप ये देख सकते हैं, आप दिन में 2-3 बार आप बैठ जाइए 5 मिनट के लिए और गहरी सांसें लीजिए सिर्फ, जिनको मेडिटेशन नहीं आता है। और जिनको मेडिटेशन करना आता है, आप उनको खुद मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना है, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपके यूट्रस की लाइनिंग की रिसेप्टिविटी बढ़ती है। देखिए, मैं मोटाई की बात नहीं कर रही, मैं रिसेप्टिविटी की बात कर रही हूँ। रिसेप्टिविटी का मतलब होता है कि आपकी जो यूट्रस को लेने की क्षमता है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग की, वो बढ़ जाती है ये सब करने से, यानी कि पॉजिटिव रहने से, प्लस आपकी जो है आपकी माइंड को काम यानी कि स्ट्रेस फ्री रखने से आपकी माइंड और बॉडी को, तो आपकी जो है रिसेप्टिविटी बढ़ती है, और आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हो गया आपका, जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहला मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप सबसे पहले अपनी हिस्ट्रोस्कोपी करवाइए, अगर आपने पहले नहीं करवाई है। अगर आपके पहले हो रखी है तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपसे आप बात कर सकते हैं पीजीटी कराने की, यानी कि जो मैंने अभी पहले बताया कि जेनेटिक डिफेक्ट के लिए टेस्ट होता है पीजीटी, उसको करा सकते हैं आप, अगर आपको कोई हिस्ट्री है, या फिर आपके बार-बार आईवीएफ फेल हो रहे हैं। या फिर आप जो है लेज़र हैचिंग के लिए पूछ सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है, उसकी बाहर की शेल तोड़ दी जाती है, ताकि एम्ब्रियोज बाहर निकल के और जो है आपके जल्दी से चिपक जाएँ, क्योंकि कई बार जो है बाहर की लाइनिंग बहुत मोटी होती है और वो एम्ब्रियोज बाहर आ ही नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं लेज़र हैचिंग। आप उसके लिए भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइनिंग ठीक नहीं बनती, तो आप पीआरपी के लिए पूछ सकते हैं। वो भी एक प्रोसीजर होता है, आपके ही खून से आपकी लाइनिंग को बड़ा बना दिया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आप इसके डिटेल में आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और डॉक्टर उसी आपके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको सलाह दे सकते हैं कि आपको आगे कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा एक ग्लू भी आता है एम्ब्रियो को चिपकाने के लिए, आप उसके लिए भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता हर क्लिनिक पे, बट फिर भी आप पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और अपनी तरफ से कर सकते हैं। और हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि आपको थोड़ा ज़्यादा हैवी काम नहीं करना चाहिए, और आपको रेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना, अपने को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जो है बिल्कुल
डबल हो जाते हैं आपके चांसेस आईवीएफ वालों के, जब आप मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं और अपने खुश रहने की कोशिश करते हैं। आप खुश रहते हैं, पहले आप फेक करिए कि आप खुश हैं, एक्टिंग कर सकते हैं आप खुश होने की, ताकि आपको जो है हार्मोन्स जो हैं वो आपके अच्छे रिलीज़ हों और स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज़ ना हों। तो देखिए इसके अलावा कुछ लेडीज़ होती हैं, उनके जो है एग में प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी एज ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर्स उनको जो है डोनर एग की सलाह देती हैं। तो देखिए लोग बहुत डर जाते हैं डोनर एग का नाम सुनकर, तो या फिर डोनर स्पर्म का नाम सुनकर कई बार जो है हस्बैंड में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अगर आपको डॉक्टर ऐसे सलाह दे रही है तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह मान लेनी चाहिए और डोनर एग या स्पर्म से आपको